आज हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा जो सभ्यता है उससे एग्जाम में जटिल क्वेश्चन आते हैं, हमेशा कोई ना कोई जटिल क्वेश्चन उसके अंदर आता रहता है। कालीबंगा थर्ड ग्रेड में हो, सेकंड ग्रेड में हो, फर्स्ट ग्रेड में तो स्पष्ट सिलेबस में लिखा हुआ है। आरएस हो या अन्य कोई एग्जाम हो, कालीबंगा सभ्यता से क्वेश्चन बनता है और बड़ा जटिल क्वेश्चन बनता है। हर बार एग्जाम में एक नया क्वेश्चन बनता है और हम वही पुरानी परिपाटी से पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। आज आपको मैं कालीबंगा की विस्तृत जानकारियां दे देता हूं, अच्छी और ऑथेंटिक बुकों वाली। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा और 100% सिलेक्शन होगा आपका। निश्चित रहे, बस मेरे साथ तैयारी करते रहें। हर बार अपन हर कोर्स की नई किताब, नई गाइड खरीद लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ो और नौकरी लग जाओ, क्यों 4-4, 5-5, 7-7 साल खराब कर रहे हैं अपन। चलो देख लो, आज मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं, इसके बाद में आपको कालीबंगा देखने की जरूरत नहीं है, पूरा विस्तार से समझना। कालीबंगा कालीबंगा जो सभ्यता है यह विकसित हुई थी सरस्वती नदी के किनारे। हिमालय से एक नदी निकलती थी, उस नदी का नाम था सरस्वती नदी। हिमालय से एक नदी निकलती थी, उस नदी का नाम हुआ करता था सरस्वती नदी। क्या नाम था इसका? सरस्वती नदी। ये सरस्वती नदी निकलती थी। इसकी एक सहायक नदी हुआ करती थी जिसका नाम है धृस्वती नदी। ये इसकी सहायक नदी हुआ करती थी। इसी पर एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम था कालीबंगा। आपसे पूछे कि कालीबंगा जो सभ्यता है कौन सी नदी पर विकसित हुई, तो सही बात है, सरस्वती नदी हुआ करती थी। उस नदी पर कालीबंगा के लोग रहते थे, उसके किनारे रहते थे। लेकिन एग्जाम में ऐसे अभी आ जाए, सत्य असत्य में आ जाए कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो सरस्वती और धृस्वती नदी घाटियों के मध्य स्थित थी। सही है, ठीक है। सरस्वती और उसकी सहायक नदी कौन सी है? धृस्वती नदी। इनके बीच में ये कालीबंगा सभ्यता थी। सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। वर्तमान में इसका खोज का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, इसका खोज का कार्य किया जा रहा है कि ये आखिर कहां बहती थी। खोज का कार्य क्यों कर रहे हैं? ताकि पश्चिमी राजस्थान में जल की समस्या खत्म हो जाए, अगर हमें नदी का मार्ग पता चल जाए। और कई जगह पर ऐसा हुआ भी है कि कुएं खोदे गए। जैसलमेर में एक कुआं है जिसका नाम है चांदन नलकूप। नलकूप खोदा गया जैसलमेर के अंदर और इसके अंदर बहुत सारा पानी मिल गया। चांदन नलकूप को कहा जाता है थार का घड़ा, क्योंकि थार में इतना पानी मिल गया इसलिए इसे थार का घड़ा कहा जाता है। ऐसे ही आजकल बहुत सारे कुएं जैसलमेर और इस क्षेत्र में मिल रहे हैं जिनमें बहुत ज्यादा पानी है, कुओं में खूब पानी पड़ा है। तो वो पानी आया कहां से? वो विलुप्त सरस्वती नदी है। तो इस पर एक विचार आया कि क्यों नहीं इस सरस्वती नदी के मार्ग का पता लग जाए, तो कहीं ना कहीं पश्चिमी राजस्थान में जो पानी की समस्या वो हल हो सकती है। तो सरस्वती नदी के बारे में पता लगाया जा रहा है। इस सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। इसकी हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। सरस्वती नदी की ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है, आर्यों की सबसे पवित्र नदी है। ऋग्वेद में इसको सबसे पवित्र नदी बताया गया आर्यों की। ऋग्वेद में इसे देवी तम में, नदी तम में कहा गया। तो सबसे पवित्र नदी थी यह सरस्वती नदी। वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में विलुप्त हो गई, इसके रास्ते का पता लगाया जा रहा है। इसी सरस्वती नदी पर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। कालीबंगा के लोग सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। इस सरस्वती नदी की जो खोज की जो परिकल्पना की थी वो एक अंग्रेज ने की थी 1893 में। सर्वप्रथम खोज का प्रयास, जो खोज का प्रयास किया था वो प्रयास एक अंग्रेज ने किया था 1893 में। एक अंग्रेजी इंजीनियर था 1893 में, एक अंग्रेज इंजीनियर, उसने सरस्वती नदी के मार्ग को खोजने का सर्वप्रथम प्रयास किया था।
जिसका नाम था ओल्ड हेम। क्या नाम था? ओल्ड हेम। ओल्ड हेम ने इसका मार्ग खोजने का पहला प्रयास या परिकल्पना की थी। उसके बाद में एक अंग्रेज विद्वान और हुआ, उसने भी इसके लिए प्रयास किया और उसने एक इसके ऊपर पुस्तक भी लिखी सरस्वती नदी पर। इसका सर्वे करवाया उसने, और सर्वे करवाया, सर्वे किया या सर्वेक्षण किया, एक ही बात है। सर्वे सर्वेक्षण किया, योगदान दिया, एक ही बात है। ओरेल स्टाइन ने, क्या नाम था? ओरेल स्टाइन। ओरेल स्टाइन ने इसके जो है इसके खोज का प्रयास किया। स्टाइन, स्टेन, कुछ भी लिखा सकता है। इसने एक किताब लिखी, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। तो इस पुस्तक, इसकी खुद की पुस्तक है, इसकी पुस्तक का नाम है पुस्तक द सर्वे। वो ओरेल स्टेन का है, ओरेल स्टेन। ए सर्वे, सर्वे किया इसने, वहां पर पूरा ये कार्य किया और इसने एक पत्र जारी किया, एक शोध जारी किया, द सर्वे वर्क ऑफ अनसियंट। अनसियंट का मतलब है अनदेखी, नहीं देखी हुई। अनसीन साइट्स, ऐसा स्थान, साइट्स ऐसी लोकेशन जो लोगों को जानकारी नहीं है। अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। इसको टुकड़ों में याद करना है, और पूरा याद करने की, जैसे अब्बा सद्दा के एग्जामों में तो जरूरत है नहीं, आरएस मेन में पूरा ध्यान रखना है। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट, अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, ये इसकी पुस्तक है जो सरस्वती नदी पर है। इसके लिए देखो गवर्नमेंट ने भी प्रयास किया है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने भी प्रयास किया है। और गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया था, जिस कमेटी का नाम था KS वाडिया कमेटी। ध्यान रखना है, जो संसद द्वारा जो गठित हुई थी, संसद द्वारा गठित समिति, संसद ने उसको गठित किया था, उसका नाम था KS वाडिया, वाडिया समिति। ये प्रोफेसर हैं KS वाडिया। बेंगलोर के अंदर एक जवाहरलाल नेहरू नाम से एक एडवांस साइंस का रिसर्च सेंटर है, उस रिसर्च सेंटर के अंदर ये प्रोफेसर हैं। इनको संसद द्वारा ये कमेटी का गठन किया गया था, इसके लिए सरस्वती के मार्ग का पता लगाने के लिए। तो यह गठित समिति है जो सरस्वती के मार्ग से रिलेटेड है, सरस्वती नदी मार्ग से संबंधित। तो इस प्रकार ये प्रयास आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये थी सरस्वती नदी। और भी कई संस्थाएं इसके प्रयास में हैं, जैसे काजरी संस्था, आपको पता है जोधपुर में। एक ONGC है जो यहाँ नेचुरल गैस के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए काम कर रही है अपने जैसलमेर बाड़मेर में, वो भी इसके खोज के लिए प्रयासरत है सरस्वती नदी के रास्ते के लिए। तो हिमालय से एक नदी निकलती थी जिसका नाम था सरस्वती नदी। निकलती थी मतलब वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। तो सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी की सहायक नदी थी जिसका नाम था धृस्वती नदी, और सरस्वती नदी पर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। इसी पर जब खोदा गया तो एक चांदन नलकूप खोदा गया जैसलमेर में, जिसमें खूब पानी निकला। अब एक कुआं नहीं है, ये शुरुआती कुआं है, इसके बाद तो बहुत सारे कुएं खोद लिए गए हैं। यहाँ पर जो खूब पानी निकला है, इसका मतलब है वो सरस्वती नदी का पानी है। उपनाम है थार का घड़ा। सरस्वती नदी की बात करें
तो सरस्वती नदी पर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई, या इसकी सहायक नदी धरस्वती भी नाम आ सकता है, दोनों के बीच में यानी घाटियों में विकसित हुई, ऐसा भी लिखा आ सकता है। वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी बताया गया है। सर्वप्रथम खोज का अगर प्रयास करें तो 1893 में एक अंग्रेज था जिसका नाम था ओल्डहेम, उसने ये प्रयास किया था। इसका सर्वेक्षण ओरेल स्टाइन नाम के एक विद्वान ने करवाया था, और उसने एक पुस्तक भी लिखा जिसका नाम था ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। पूछी जाती है किताब किसकी लिखी हुई है। संसद द्वारा भी इसके लिए एक कमेटी गठित हुई जिसका नाम है KS वाल्डिया कमेटी। ठीक है, सरस्वती नदी के मार्ग से रिलेटेड है। ये तो है इसकी रूपरेखा कि कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, लेकिन आज हमें जो मिला है कालीबंगा वो खंडर है, वो पुरातत्व स्थल है। जब विकसित हुई तब कालीबंगा जो थी वो सरस्वती नदी के किनारे थी, अब वो विलुप्त हो चुकी है। अब वहां पर कुछ भाग में सरस्वती के कुछ रास्ते में एक नदी बहती है, घग्गर नदी। उस घग्गर नदी पर आज हमें ये कालीबंगा के खंडर मिले हैं। तो पूरी अपन बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। तो देखो आगे, कालीबंगा। आज जो कालीबंगा है वो कालीबंगा आज जो हमें मिली है वो कौन सी नदी पर है? आज घग्गर नदी पर है। जो पुरातत्व स्थल मिला है वो घग्गर नदी पर है। तो अपन देखते हैं इसको। तो आज ये घग्गर नदी के ऊपर है। तो हिमालय से ही आज एक नदी आती है। हिमालय की पर्वतमाला है शिवालिक। शिवालिक पर्वतमाला से आती है, और शिवालिक पर्वतमाला पर ही एक पहाड़ी है जिसका नाम है कालका। कालका पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। तो देखो हिमालय भी अलग अलग पर्वतमालाएं हैं। इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा कि हिमालय की अलग अलग पर्वतमालाएं हैं। हिमालय की सबसे ऊपर है वृद्ध हिमालय। वैसे तो ट्रांस भी माना जाता है, लेकिन आपको डीप अध्ययन की अभी यहाँ जरूरत नहीं है। वृद्ध हिमालय के बाद मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक जो हिमालय होता है, हिमालय के 3 पार्ट बनाए गए हैं। शिवालिक में एक पहाड़ी है जिसका नाम है कालका, हिमाचल प्रदेश। वहां से एक नदी निकलती है आज के समय, उसका नाम है घग्गर नदी। क्या नाम है? घग्गर नदी। ये जब उफान पर होती है तब पाकिस्तान निकल जाती है, नहीं ये हनुमानगढ़ और आपके यहाँ पे गंगानगर के आसपास विलुप्त हो जाती है। लेकिन जब पानी ज़्यादा होता है तब ये पाकिस्तान निकल जाती है, और पाकिस्तान में इसे हकरा नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान में ये जब उफान पर होती है अपना जल पाकिस्तान ले जाती है। पाकिस्तान में एक शहर है जिसका नाम है फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में इसे जाना जाता है हकरा नाम से। पाकिस्तान में इसे हकरा कहा जाता है, हकरा नाम से पाकिस्तान में इसे जाना जाता है। और इसी पर हमें मिला है कालीबंगा। कौन सा मिला है? कालीबंगा मिला है। इस नदी का नाम है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी ये जाती है पाकिस्तान में, फोर्ट अब्बास तक चली जाती है जब बारिश ज़्यादा होती है तब, नहीं तो गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास ही विलुप्त हो जाती है। इसी पर आज हमें मिला है कालीबंगा। अब पुरातत्व स्थल मिला है, विकसित सरस्वती नदी के किनारे हुई थी, आज ये हमें घग्गर नदी के किनारे मिला है वर्तमान में। तो वर्तमान में यह है घग्गर नदी के किनारे है, वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे। अब सत्य असत्यों की लाइनों में आजकल जटिल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि कौन से किनारे, क्योंकि प्रसिद्ध है, हर का नहीं पूछेंगे कि हर की नदी का किनारा देखें दाईं ओर है बाईं ओर है। इसका अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कालीबंगा घग्गर नदी के बाईं ओर स्थित है, घग्गर नदी के बाईं ओर स्थित है। देखो सबका बायां दायां नहीं देखना होता है, यही तो अपनी गलती होती है। किसी एक सभ्यता आ गया तो सबका देखने लग गए। अरे नहीं, केवल इसी का ही पूछा जाएगा। यही तो स्मार्ट स्टडी है, जो अच्छी बुक्स में लिखा हुआ वही चीजें, और जो प्रसिद्ध है उसका ही डीप आता है। बाईं ओर स्थित है ये कालीबंगा। जिला कौन सा है?
जिला हनुमानगढ़ है। आज की बता रहा हूं, जो पुरातत्व स्थल मिला है, खंडर मिले हैं, जिला हनुमानगढ़ के अंदर है ये कालीबंगा। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है, इस शब्द का अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। काली यानी काला और बंगा यानी चूड़ियां। ये जो पंजाबी बोली होती है ना, क्योंकि आपको पता है गंगानगर हनुमानगढ़ पंजाब टच है, तो वहां पंजाबी का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहां पर जो इसको कलाई होती है, इसको बंगा कहते हैं, बंग कहते हैं, बंग। और इन चूड़ियों को कहते हैं बंगा। तो बंग बंगा इनका चूड़ियों से रिलेटेड ही है। बंग मतलब कलाई हो गई, बंगा मतलब चूड़ी हो गई। तो काली बंगा का मतलब हुआ काले रंग की चूड़ियां, ये इसका अर्थ हुआ। इसकी खोज की बात करें कालीबंगा की, तो खोज 1951-52 अमलानंद घोष ने इसकी खोज की है 1951-52 के अंदर। और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की है, तो इसका मतलब है प्रथम उत्खननकर्ता यही है, प्रथम उत्खननकर्ता, प्रथम उत्खनन करता है, क्योंकि जो हमेशा खोज करता है वो ही प्रथम उत्खनन करता कहलाता है। अभी बताता हूं मैं आपको, एक एक चीजें ध्यान से सुनना एग्जाम में। फिर इसका उत्खनन विस्तृत रूप से जो उत्खनन हुआ है वो 1961-62 के आसपास हुआ है। एक तो बीबी लाल ने करवाया है, बीबी लाल, और एक करवाया है बीके थापर ने, बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर ने। बीबी लाल का मतलब है ब्रजबासी, पूरा नाम है ब्रजबासी लाल। और बीके थापर का नाम है, शॉर्ट में ज्यादा पूछता है एग्जामिनर, बाल कृष्ण थापर। तो इन्होंने इसका उत्खनन करवाया। बाद में इसके उत्खनन से एमडी खरे भी जुड़े, बाद में एमडी खरे, ये भी इसके उत्खनन से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखना, आपसे पूछे उत्खनन करवाने वाले कौन थे, सब अपन पढ़ रहे हैं बीबी लाल और बीके थापर थे। लेकिन ऐसा पूछ ले प्रथम उत्खनन करता कौन है, अमलानंद घोष नाम दे देना, तो बीबी लाल वगैरह नहीं करना है, फिर आपको अमलानंद घोष ही करना है। क्योंकि एग्जामिनर ये कह रहा है प्रथम उत्खनन करता, भाई कोई खोज करता है तो थोड़ी बहुत तो खुदाई कराता ही है ना। तो अमलानंद घोष को प्रथम उत्खनन करता करना है, वो आपको ऑप्शन समझना है। वैसे खुदाई का कार्य इन्होंने करवाया है, विस्तृत रूप से इन्होंने करवाई है, लेकिन खोज करने वाला ही प्रथम उत्खनन करता कहलाता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। एमडी खरे भी इसके उत्खनन से जुड़े हुए हैं, आपसे पूछें तो एमडी खरे। मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, ऑथेंटिक किताबों की बात कर रहा हूं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों की बात कर रहा हूं। टेंशन मत लो, सिलेक्शन पक्का होने वाला है आपका। ये जो कालीबंगा है, ये कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंग है, सभ्यता का एक केंद्र है। सिंधु घाटी सभ्यता यहां पर विकसित हुई थी, वही जो हड़प्पा शहर में देखने को मिली, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजदी, कोटदीजी, चुंदड़ो, बनावली, मिथाटल, राखीगढ़ी, वो जहां आपको देखने को मिली वही सिंधु घाटी का ही शहर है। यानी ये साथ के लोग हैं, सिंधु घाटी का ही। उस समय जब ये शहर हुआ करते थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तभी कालीबंगा हुआ करते थे। विशेषताएं लगभग सेम है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता, तो ये भी एक ही बात है। या एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए विद्वानों ने इसका नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता भी गलत नहीं होगा, ठीक है। सिंधु घाटी में सबसे पहले क्षेत्र हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए पूरी सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया है। तो आपसे पूछे राजस्थान में सिंधु घाटी का केंद्र बताऊं, आपसे पूछे सिंधु सरस्वती का केंद्र बताऊं, या आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता का केंद्र बताऊं, तो मेन केंद्र है राजस्थान की। अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में मेन केंद्र है कालीबंगा, सबसे प्रमुख केंद्र है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान का सबसे प्रमुख है
केंद्र तो है, और राजस्थान का सबसे प्रमुख है, क्योंकि राजस्थान में और भी हैं, बताऊंगा मैं एक एक बातें आपको। सबसे प्रमुख राजस्थान में सबसे मेन है ये, ठीक है। इसका महत्व इतना बताया गया है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तो यह तक कह दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की यह तीसरी राजधानी थी। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रसिद्ध शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मानो, तो ये मान के चलो कि तीसरा महत्व इसका है। ये डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। तो कालीबंगा आप नीचे भी लिख सकते हो कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा, कि तीसरी राजधानी कहा, तीसरी राजधानी कहा है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, और ये क्वेश्चन आया था कौन से एग्जाम के अंदर? दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, और मैं आपको बता देता हूं कि इस पे संशय है। बाकी बीबी लाल ने भी कहा था ये चीज, तीसरी राजधानी। दोनों में से आए तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ही करना, क्योंकि गवर्नमेंट ने मान भी रखा है डॉक्टर दशरथ शर्मा। आप किस आधार पे माना है, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता को तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। उसके अलावा बीबी लाल ने भी कहा है, इसकी जानकारी तो है। एच.डी. सांकलिया की एक किताब है जिसका नाम है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एच.डी. सांकलिया भी उत्खनन करता हुए हैं, अपन आहड़ में इनकी बात भी करेंगे। एच.डी. सांकलिया, हसमुख धीरज लाल सांकलिया, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उस किताब के अंदर उन्होंने जिक्र किया है बीबी लाल का, कि बीबी लाल ने सिंधु घाटी को तीसरी राजधानी बताया है। जो भी है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आ जाए तो वो कर देना, नहीं तो फिर 2 नंबर पे बीबी लाल आ जाए तो वो कर देना। बिल्कुल, ये सरस्वती नदी का, सिंधु घाटी सभ्यता का तो है ही है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सरस्वती नदी है उसका अगर आपसे पूछे कि सरस्वती नदी का, तो सरस्वती नदी का ये सबसे प्रमुख केंद्र है पूरे भारत में ही। सरस्वती नदी या सभ्यता का सबसे प्रमुख केंद्र है, सबसे प्रमुख केंद्र। देखो, सरस्वती नदी पर जितने भी केंद्र विकसित हुए हैं, हाँ भाई, इससे मेन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, लेकिन हड़प्पा तो रावी नदी पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। अगर मैं बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी अगर कोई सरस्वती नदी का सबसे बड़ा केंद्र भारत में उभर कर आया, तो वो सबसे प्रमुख केंद्र उभर कर आया, वो कालीबंगा था। सिंधु घाटी में जहां इसको मैं तीसरा बड़ा महत्व दे रहा हूं, उसी प्रकार से अगर मैं सरस्वती नदी में इसको दूं, तो इसको मैं दूंगा कि यह सरस्वती नदी का प्रमुख केंद्र था। साइज के हिसाब से देखो, साइज एक अलग चीज है और महत्व अलग चीज है। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा का महत्व जबरदस्त है। ऐसा नहीं है कि कालीबंगा है वो नाप में जो चौड़ाई है उसमें जो है कालीबंगा बड़ा केंद्र है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी जितनी भी बातें हैं, एक एक बातें मैं क्लियर करूंगा, तुम तो बस ध्यान से देखते रहो। सरस्वती नदी का प्रमुख केंद्र है। उसके अलावा जो संस्कृत साहित्य है हमारे, ठीक है, इसके नीचे आप तो ऐसे लिखते रहना, जो हमारे संस्कृत साहित्य हैं, संस्कृत साहित्य में भी सरस्वती नदी क्षेत्र को बहुत धन्यदायक कहा गया है। तो यही था सरस्वती नदी पर सबसे मेन, सरस्वती नदी क्षेत्र को बहु धन्यदायक कहा गया है। तो यही क्षेत्र है बहुत धन्यदायक, क्योंकि सरस्वती नदी क्षेत्र को संस्कृत साहित्यों में बहुत धन्यदायक कहा गया है। तो बहुत धन्यदायक जो कहा गया, तो ये भी बहुत धन्यदायक हो गया अपने आप ही, क्योंकि ये सरस्वती नदी पर था, धन्यदायक। तो एक बार रिवीजन करा देता हूं, फिर देखो। हिमालय से शिवालिक पर्वतमाला और उसकी कालका पहाड़ी, उससे एक नदी निकलती है आज, जिसका नाम है घग्गर। पहले सरस्वती नदी बहती थी, आज उसकी जगह घग्गर नदी।
उसी पर हमें कालीबंगा मिला है। ये आगे जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है, तो पाकिस्तान में इस घग्गर नदी को हकरा कहा जाता है। इसी पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई? कालीबंगा सभ्यता। वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। घग्गर नदी के कौन सी ओर स्थित है? बाईं ओर स्थित है। जिला हनुमानगढ़। शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। खोज 1951-52 में अमलानंद घोष और बीबी लाल, यही प्रथम उत्खननकर्ता कहलाता है। उत्खनन 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर ने करवाया है और बाद में एमडी खरे ने करवाया। सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र राजस्थान में सबसे मेन केंद्र है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती कहा जाता है और इसे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसके महत्व को इतना बताया गया है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा इसका एक केंद्र हो गया और इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी बड़ी राजधानी कहा गया है। कहा किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने और बीबी लाल ने। इतना महत्व इसका बताया कि ये सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी है। सरस्वती नदी पर तो सबसे मेन केंद्र यही है, पूरे भारत में सबसे प्रमुख केंद्र है। और संस्कृत साहित्यों में जो इस सरस्वती नदी का क्षेत्र, इसे बहुत धान्यदायक भी कहा गया है। तो ये बातें हो गई। आगे देखो, बाकी आपके पास में वीडियो रहेंगे, इनको 2-3 बार आप रिवीजन कर सकते हो। ऐसी जानकारी और इतनी सटीक जानकारियां मैं दे रहा हूं, बस ये अच्छी तरह से समझ लेना। आज पूरा निचोड़ पढ़ा दूंगा, न कोई किताब, न कोई गाइड, न कोई यूट्यूब, न कोई सर, न कोई कहानियां, न कुछ और, केवल सिलेक्शन। ऐसी पढ़ाई पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आप पढ़ते आए हो। आप कालीबंगा तो तैयारी कर रहा है, कोई 4 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 6 साल से कर रहा है। तैयारी तो आप कंटिन्यू कर ही रहे हो ना। चलो तो शुरुआत करते हैं। पर ऐसी चीजें और ऐसे एग्जाम में आने वाले तथ्य आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो कि ऑथेंटिक किताबों से हैं, पूरे के पूरे सरकारी किताबों के आंकड़े हैं पूरे, कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। तो अब अपन शुरुआत करते हैं इसकी कालीबंगा की। तो कालीबंगा की जो खोज हुई वो आजादी के बाद में खोजा गया दूसरा सिंधु घाटी का क्षेत्र था और राजस्थान का पहला था। तो ये तथ्य ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल था, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया। क्योंकि इससे पहले, नोट लगा के बता ही देता हूं, इससे पहले जो खोजा गया था स्वतंत्रता के बाद दूसरा स्थल है। तो आजादी के बाद में पहला स्थल था रोपड़, जो कि है पंजाब में। अगर आपको राजस्थान का पूछे ना, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का ये दूसरा स्थल था। भारत की बात कर रहा हूं मैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में, ठीक है, भारत में। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं ना, राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का, या ऐसे भी सिंधु घाटी सभ्यता, या सिंपल भी कहते हैं सभ्यता का प्रथम स्थल है। राजस्थान में ये पहला स्थल है। क्योंकि इसकी खोज कब हो गई है? आजादी के बाद ही हुई है ना। 1950 में तो हमारा देश, 1947 में तो आजाद हुआ था और 1951-52 में इसकी खोज हो गई थी। तो आजादी के बाद खोजा गया ये राजस्थान का पहला स्थल है, ठीक है। और भारत का ये दूसरा स्थल है, क्योंकि पहला रोपड़ था। ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। एक तथ्य आपको ध्यान रखना है कि जो ये सिंधु घाटी के क्षेत्र हैं भारत में जो सिंधु घाटी के क्षेत्र है, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु क्षेत्र, सैंधव सभ्यता एक ही बात है। सभ्यता कहूं, सैंधव सभ्यता कहूं, एक ही है। ये हड़प्पा सभ्यता कहूं, एक ही है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई। तो भारत में जो इससे बड़े जो क्षेत्र हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, अगर मैं उनको देखूं सभ्यता के बड़े स्थल, तो भारत में बात करूं तो भारत में सबसे बड़ा है राखीगढ़ी, नंबर 1 पे आता है राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो कि आता है हरियाणा में। और राखीगढ़ी के बाद में 2 नंबर पे है धोलावीरा भारत में, और 3 नंबर पे है, क्योंकि जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो वो तो पाकिस्तान में चले गए, 3 नंबर पे है कालीबंगा। तो तीसरा बड़ा स्थल है कालीबंगा, तीसरा बड़ा है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा है पूरे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में। अब अपन यहां की बात करते हैं, तो यहां की जो बसावट थी वो समांतर चतुर्भुज के समान है। बसावट, तो बसावट कैसी है? समांतर चतुर्भुज के समान, समांतर चतुर्भुजाकार बसावट है इसकी, ठीक है, इस प्रकार की इसकी बसावट है। अब अपन बात करते हैं कि कालीबंगा के अंदर हमें खुदाई के अंदर कौन कौन से क्षेत्र मिले, क्या स्थितियां हैं, उसको अभी अच्छी तरह से आपको समझना है। तो कालीबंगा की अगर अपन बात करें तो कालीबंगा के अंदर हमें 2 टीले मिले हैं। कितने टीले मिले? 2 टीले मिले। एक को कहते हैं पश्चिमी टीला, एक को कहते हैं पूर्वी टीला। देखो पूरी नगर की स्थिति बताता हूं मैं आपको, नगर किस प्रकार का था कालीबंगा में। तो नगर जो था वो समांतर चतुर्भुजाकार नगर था, ठीक है। तो नगर इस प्रकार का ये था। समांतर चतुर्भुजाकार। चलो देखो, ऐसा ये कालीबंगा का आकार है। कालीबंगा में हमें मिले हैं 2 टीले। एक तो जो पश्चिमी टीला है वो पश्चिम में मिला है, ये 2 टीले हैं। इधर मिला है, इसे नाम दिया गया है पश्चिमी टीला। क्या नाम दिया गया है? पश्चिमी टीला। और इधर जो टीला मिला है उसे नाम दिया गया है पूर्वी टीला। क्या नाम दिया गया है? पूर्वी टीला। क्योंकि जो पश्चिम दिशा में है उसका नाम पश्चिमी, इधर पूर्वी टीला है। पश्चिमी टीला है उसके 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। और पूर्वी टीला है उसका एक ही पार्ट है, वो है नगर टीला। इसके अंदर हमें दुर्ग मिला है। पश्चिमी टीले में क्या मिला है? दुर्ग मिला है। तो इसमें दुर्ग है और इसके अंदर नगर है, तो ये तो कहलाता है दुर्ग टीला या गड्डी टीला। दुर्ग को क्या कहते हैं? गड्डी। और ये कहलाता है नगर टीला। इस नगर टीले के अंदर तो अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि नगर टीले के अंदर क्या क्या चीजें मिली हैं। पश्चिमी टीले के अंदर भी 2 टीले मिले हैं, इसलिए 3 टीले हो गए वैसे तो, क्योंकि इसके अंदर 2 भाग अलग अलग मिले हैं। इस भाग में क्या है? इस भाग में तो एक छोटी बस्ती मिली है, ठीक है, जो दुर्ग के अंदर की बस्ती है, जो भी मकान। इसमें हमें धार्मिक स्थल मिला है। धार्मिक स्थल क्या मिला है? एक चबूतरा मिला है। एक चबूतरा मिला है, उस चबूतरे के ऊपर जैसे यहां सीढ़ियां लगी हुई है, तो पहली बार सीढ़ी के साक्ष्य भी हैं। यहां पे ईंटों की सीढ़ियां बनी हुई है इस धार्मिक स्थल के ऊपर जाने के लिए। और धार्मिक स्थल पर जाने के बाद में यहां पर धार्मिक स्थल पर जाने के बाद में यहां पर 7 अग्निवेदियां हैं, हवन कुंड है। इस चबूतरे के ऊपर यज्ञ करवाते थे। तो इस प्रकार से यहां पर 7 अग्निवेदियां मिली है और ये बस्ती मिली है। इस प्रकार से ये तो पूरा दुर्ग वाला टीला है, तो दुर्ग वाले टीले में ही अग्निवेदियां मिली है। ध्यान रखना, इस पश्चिमी टीले में मिली है, धार्मिक स्थल मिला है, चबूतरे के ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जाओ, ऊपर यज्ञ वज्ञ के यज्ञ वेदियां हवन कुंड मिले हैं यहां पर, और यह है बस्ती। तो ये थोड़ा सा आपको इनको अच्छी तरह से देख लेना है, एक बार समझ लो
कि यहां पर दो टीले मिले हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले में दो चीजें मिली है, दो टीले मिले हैं, एक में बस्ती मिली है, जो भी किले के अंदर महल वगैरह जो भी रहने के स्थान थे वो, और धार्मिक स्थल मिला है। ये चबूतरे पे मिला है, इस पे सीढ़ियां बनी हुई है और इस पे अग्निवेदियां भी है। ये बस्ती है। इधर तो इतना ही पढ़ना, कोई ज्यादा नहीं है। अभी इसकी अध्ययन करेंगे पश्चिमी टीले का, फिर अपन अध्ययन करेंगे पूर्वी टीले का। तो पूर्वी टीला तो मेन है क्योंकि इसमें नगर मिला है। तो अब एक एक टीले के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो देखो, नंबर 1, गड्डी टीला। गड्डी टीला, गड्डी टीला मतलब दुर्ग वाला टीला, गड्डी टीला। गड्डी टीले में अपन को कितने भाग मिले हैं? 2 भाग मिले हैं। इसके अंदर 2 भाग हैं, या मैं कहूं तो 2 टीले हैं इसके अंदर भी। इसके अंदर भी 2 टीले हैं, तो टोटल 3 टीले हो जाते हैं। इसके अंदर जो 2 टीले हैं उसके अंदर अगर अपन देखें तो ये गड्डी टीला, इसको दुर्ग टीला भी कह दो, ठीक है। तो 2 टीले इसके अंदर मिले हैं। पहली चीज, इसके अंदर दुर्ग स्थित है। 2 टीले मिले हैं, दुर्ग स्थित है। कलरों वाला कॉम्बिनेशन अभ्यास से ही बैठेगा। 2 टीले स्थित, ठीक है, 2 भाग कह सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर दुर्ग स्थित है, और दुर्ग भी दोहरी प्राचीर से, दोहरी प्राचीर यानी 2 प्राचीर बनी हुई है। दोहरी प्राचीर मिली है यहां पे। दोहरी प्राचीर का मतलब क्या हुआ देखो, क्योंकि एक बार तो देखो इन्होंने यहां पे इसको संकलित किया है। कैसे? आप कहोगे सर ये कैसे हुआ? देखो, एक तो इन्होंने ये इनकी बस्ती, और फिर एक ये दीवार, तो 2 हो गई ना। एक तो पूरा किले के दीवार, एक बस्ती के दीवार। तो इस प्रकार से इस बस्ती की रक्षा हो गई 2 दीवारों से, इसलिए इसे कहते हैं दोहरी प्राचीर। पहले बस्ती की, और बस्ती के बाद में इस पूरे दुर्ग की। ये पूरा दुर्ग है, दुर्ग के अंदर ही धार्मिक स्थल है, ये महल वगैरह है दुर्ग के अंदर, ये धार्मिक स्थल है। तो बस्ती की भी सुरक्षा है, इधर इसकी भी है। तो इसे कहते हैं दोहरी प्राचीर, और कहीं नहीं मिली है, दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ है ये। उसके अलावा देखते हैं अपन 2 टीले मिले हैं यहां पर। 2 टीलों के अंदर क्या क्या चीज है उसको देख लो। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन बात करते हैं, इसका जो प्रथम टीला है उसकी। प्रथम टीला, इसका जो प्रथम टीला है जो ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, ऊंचा चबूतरा, ऊंचे चबूतरे हैं, ठीक है, ऊंचे चबूतरे हैं, चबूतरा है, ठीक है, ऊंचा चबूतरा है। ऊंचे चबूतरे पर क्या है? धार्मिक अनुष्ठान के लिए स्थान है, धार्मिक अनुष्ठान स्थल है, अनुष्ठान करते थे, अनुष्ठान स्थल है। और यहां पर क्या, ऊंचे चबूतरे पर जाने के लिए सीढ़ियां मिली है। ये भी तो एक जानकारियां हैं। घरों में तो सीढ़ियां थी नहीं, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। और इसी के ऊपर क्या, ऊंचे चबूतरे पर क्या है? 7 अग्निवेदियां हैं। अग्निवेदियां हवन कुंड करवाते थे। ये किले की बातें पढ़ रहे हैं अपन। अग्निवेदियां हैं, 7 अग्निवेदियां। अग्निवेदियां यानी हवन कुंड जिसमें यज्ञ करवाए जाते हैं। जो अपन भी घरों में यज्ञ करवाते हैं तो जो अग्निवेदी होती है जिसमें आहुति दी जाती है। और हवन कुंड मिले, और उन हवन कुंडों में 7 हवन कुंडों के अंदर तो कुछ हवन कुंडों में हड्डियां भी मिली है। हड्डियां मिली तो कहीं ना कहीं ये बलि देने के प्रमाण है कि यहाँ के लोग हैं वो, कालीबंगा के लोग हैं वो बलि भी देते थे। एक तो हमें प्रमाण मिल गया कि ये अग्नि की पूजा करते थे, और बलि देने के प्रमाण हमें अग्निवेदियों में हड्डियां मिलने से पता चल रहा है। अब गड्डी में अगर अपन दूसरे टीले की बात करें, द्वितीय टीला जो किले के अंदर ही मिल रहा है, गड्डी टीले के अंदर ही,
दुर्ग वाले टीले में ही, दुर्ग के सीन है, 2 टीले हैं दुर्ग में, ठीक है। और ये दूसरा टीला है, इसके अंदर हमें बस्ती मिली है, बस्ती मिली है, ठीक है। और इस बस्ती के जो दुर्ग के प्राचीर का निर्माण किया गया है, कच्ची ईंटों से निर्मित प्राचीर है, जो इसके बाउंड्री बनाई गई है वो किसकी बनाई हुई है, कच्ची ईंटों की बनाई हुई है, दुर्ग की प्राचीर है जो। उसके अलावा इस बस्ती में पक्की ईंटों की नालियां भी मिली है, पक्की ईंटों से नालियां मिली, पक्की ईंटों की यहां पर नालियां भी मिली है। दुर्ग के 2 दरवाजे हैं यहां पर, बस्ती में जो अंदर, बस्ती के अंदर जाने के लिए जो दुर्ग है, दुर्ग में 2 द्वार हैं, 2 द्वार हैं। एक तो जो था उत्तरी द्वार, एक था दक्षिणी द्वार। दक्षिणी तो नष्ट सा हो गया है, उत्तर व दक्षिण द्वार। इस प्रकार के ये था आपके ये, ठीक है। एक टीले में तो धार्मिक स्थल है, अग्निवेदियां हैं, सीढ़ियां हैं, एक बस्ती है जिसके कच्ची ईंटों की दीवार है, नालियां इसमें ही देखने को मिलती है। तो आगे बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको आप तो केवल देखते रहो, बहुत सारी बातें यहां पर सीखने को है। अब अपन चलते हैं, देखो गड्डी टीले को ऊंचा टीला भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। गड्डी टीले को क्या लिखा हुआ मिलता है, ऊंचा टीला, क्योंकि भाई ऊंचा ही है ना, किला है, ऊंचा टीला। तो ऊंचला टीला, ऊंचा टीला भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरा अपन बात करते हैं नगर टीला। नगर दूसरे टीले में था, और नगर टीले को कहते हैं निचला टीला। पूरी स्टोरी अब यहीं से शुरू होती है, इसको ढंग से आपको समझना होगा। देखो यहां पर खास बात क्या थी कि यहां पर जो नगर था, नगर भी दुर्गीकृत था। यह है आपका नगर, नगर के भी दीवारें थी प्राचीर। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम चले गए हड़प्पा देखने, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, लेकिन सब जगह किले तो मिले, किले तो मिले, दीवारें थी किलों के, हर जगह 2 टीले मिले, किलों के दीवारें थी, तभी तो किला कहा गया उसे। नगर के दीवारें कहीं नहीं थी, यहां पर नगर के भी दीवारें हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां का नगर भी दुर्गीकृत था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में न हड़प्पा में न था, न मोहनजोदड़ो में, न लोथल में। ये एक इसकी स्पेशल विशेषता है। तो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां नगर भी दुर्गीकृत था, नगर के भी परकोटा बना हुआ था, नगर के भी दीवार बनी हुई थी, नगर के भी प्राचीर बनी हुई थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अब इसके अंदर देखो तो नगर कैसा था, नगर दुर्गीकृत था। नगर कैसा था, दुर्गीकृत। नगर था दुर्गीकृत। दुर्गीकृत को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि प्राचीर युक्त, एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है, प्राचीर मतलब दीवार। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं परकोटा बना हुआ था, परकोटा भी बाहर की दीवार को ही कहते हैं। तो नगर जो था वो दुर्गीकृत था, प्राचीर युक्त था, परकोटा युक्त था। नगर की यह विशेषता थी। नगर बहुत सुव्यवस्थित था, सुनियोजित नगरीय व्यवस्था। सुनियोजित नगर था। सुनियोजित का मतलब है इतना व्यवस्थित था यह नगर कि सड़कें हैं वो एक दूसरे को चौराहे पे काटती थी। हर सड़क है वो एक दूसरे को चौराहे पर काटती थी। तो सड़कें चौराहे पर काटती, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी। हर सड़क आती और चौराहे पर काटती थी। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि समकोण बनाती थी, समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। चौराया कहो या समकोण कह दो, उस पे काटती थी हर सड़क। हर सड़क इस पे काटती थी। इस पद्धति को कहा जाता है ग्रिड पद्धति। ग्रिड का मतलब होता है जाल।
जैसे आपने कभी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो ग्लोब पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है तो जाल सा बनता है, तो इसे ग्रिड कहा जाता है। तो ये ग्रिड पद्धति है, हिंदी में मैं कहूं तो यह जाल पद्धति है। इसे ही ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड पद्धति। जो ऐसा काटना ऑक्सफोर्ड कहलाता है। और इसे ही चेस बोर्ड पद्धति कहा जाता है, चेस बोर्ड पद्धति। चेस मतलब होता है शतरंज। आपने शतरंज का बोर्ड देखा है ना, जिसपे पास से रखे होते हैं शतरंज के, तो वो भी इसी प्रकार के होते हैं, तो इसे चेस बोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। अब यहाँ का पूरी नगरीय व्यवस्था को एक एक बातों को आप समझना, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं सत्य असत्य का। जब आपको उसकी जानकारी होगी कि ये चीज यहां थी कि नहीं थी, तभी बता सकते हो। हमेशा बड़ी सभ्यताएं हैं उनसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहां का सिस्टम क्या था, बहुत ही प्यारा सिस्टम था। सिस्टम ऐसा था कि जो मुख्य सड़क है, जो मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क की आधी होगी कॉलोनी की सड़क, और कॉलोनी की आधी होगी गली की सड़क। क्या प्यारा सिस्टम था, देखो सोच ही नहीं सकते अपन क्या सिस्टम बना रखा था। कि जो मुख्य सड़क होगी, ये जैसे कि मुख्य सड़क है और ये कॉलोनियों में जा रही है, काटेगी सब चौराहे पे ही, ये कॉलोनियों में जा रही है, और ये गली की है, ये गलियों में जा रही है। तो क्या सिस्टम बना रखा था इन्होंने, हर सड़क चौराहे पे काट रही है। ये मुख्य सड़क है ना, इसकी आधी होगी कॉलोनी की सड़क। मुख्य सड़क की, मुख्य सड़क का माप होता था 7.2 मीटर। कितना होता था, 7.2 मीटर। और ये जो कॉलोनियों में जाने वाली सड़कें होती थी, इनका माप होता था इसका आधा, 3.6 मीटर। और जो ये गलियों में जाती थी, इनका इनका ही आधा होता था, 1.8 मीटर। इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। 7.2 मीटर अनुपात 3.6 मीटर अनुपात 1.8 मीटर। यानी कि इस सड़क चार, अगर मैं सरलीकरण करूं तो 4:2:1, कि ये सड़क इसकी आधी कॉलोनी की सड़क, इसकी आधी गली की सड़क होगी। ऐसा सिस्टम था। और मकान का सिस्टम कैसा था, मकान का ये नियम था कि मकान जो बनाए जाएंगे, जैसे यहां मकान बनाए जाएंगे, तो उनके दरवाजे हमेशा गली की सड़क पर ही खुलेंगे। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं पर भी दरवाजे खोल दिए। क्या व्यवस्था थी इनकी, कितने गजब के इनके मकान हुआ करते थे। तो देखो अब इनके घरों की बात करते हैं। तो घर की बात करें अपन, तो देखो घर कैसे थे, मकान कैसे थे। पूछते हैं, आजकल बहुत ही गजब गजब के क्वेश्चन आने लग गए हैं। दरवाजे गली की सड़क में खुलते हैं। एग्जामिनर आपको गलत क्या देगा कि दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे, तो गलत हो गई ना लाइन। यही तो है, एग्जाम में आपको हर चीज इसकी पढ़ के जानी पड़ेगी। क्योंकि देखो सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तब वहां पर हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में दरवाजे गली में खुलते हैं। लेकिन एक स्थान ऐसा है गुजरात में, लोथल, वहां पे दरवाजे कहाँ खुलते हैं, मुख्य सड़क पर खुलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि हर जगह जो है वो दरवाजे गली में खुलते हैं। अब अगर यहाँ पे अगर घरों की बात करें, तो यहाँ पर प्रारंभ में कच्ची ईंटों से मकान बने थे। प्रारंभ में कच्ची ईंटों से निर्मित, पहले जो मकान निर्मित हुए थे वो कच्ची ईंटों से हुए थे। ये सभ्यता बहुत पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ की तो है ही, हम पढ़ ही रहे हैं, ये सिंधु घाटी का पार्ट है। लेकिन सिंधु घाटी के लोगों से भी ये पहले विकसित हो गई थी। तो यहां पर 5 स्तर की खुदाई हुई है। तो नीचे की खुदाई में हमें पता चला है कि कच्ची ईंटें भी यहां पर काम में लेते थे मकान बनाने में। इसलिए इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। इसके कारण से इसका उपनाम क्या पड़ गया है, कच्ची ईंटों के मकान होने के कारण से दीनहीन बस्ती। ये
बाद में यहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग होने लग गया, बाद में मकानों में, बाद में पक्की ईंटों से निर्मित होने लग गए, बाद में पक्की ईंटों के बनाने लग गए। घरों में देखो क्या व्यवस्थाएं थी, शौचालय घरों में होता था, ठीक है, कुएं होते थे, कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं, रसोई घर भी थी, रसोई घर, कुएं तो पक्की ईंटों के ही बनते थे, मकान भी पक्की ईंटों के ही बनने लग गए थे, कुएं मकान पक्की ईंटों के हो गए तो सब पक्की ईंटों से ही थे, कुएं भी पक्की ईंटों से निर्मित थे, ठीक है। तो रसोई घर, ये शौचालय, ये तो मकान का हिस्सा है, पक्की ईंटों के मकान बनने लगे क्योंकि पूरी सिंधु घाटी में पक्की ईंटों के बने, तो इनके भी पक्की के। तो आप कहोगे सर ये कच्ची ईंटों वाले कहां से हैं? ये पहले, जब ये सिंधु घाटी सभ्यता से पहले बसी थी तब कच्ची ईंटों के पुराने मकान, जब खुदाई में नीचे और बस्ती, पुरानी बस्ती मिली है, वो कच्ची ईंटों की है। बाद में तो सब सिंधु घाटी वाले पक्की ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ठीक है। शौचालय देखो क्या व्यवस्थाएं थी, इन लोग शौचालय, अभी हमारी सरकारें 12-12 हजार रुपए दे के शौचालय बना रही है कि शौचालय बना लो, घर में शौचालय बना लो। और हमारे पूर्वज किस प्रकार के थे आप कल्पना कीजिए, शौचालय, रसोई घर, कुएं घरों में स्थित हुआ करते थे। अब घरों की बात करें तो घरों के अंदर अगर अपन छतों को देखें, घरों की छत कैसी थी, तो घरों की छत के बारे में देखो थोड़ा सा, तो छत के बारे में मैं थोड़ा सा वर्णन कराऊंगा आपको, छतें कैसी थी, मकान में ही चल रहे हैं सब छतें, घर की छतों का क्या सीन था। छतें जो थी वो समतल हुआ करती थी, कैसी हुआ करती थी, समतल, एकदम घर ज्यादा ऐसे नहीं था कि पूरे ऐसे थे, थोड़ी बहुत ढलान थी, बाकी समतल ही थी छतें। इसका मतलब कोई ज्यादा बारिश तो नहीं होती थी वहां पर, समतल थी, ठीक है। अब मकान में जो छत होती थी उसको ठहराने के लिए लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग करते थे, ये छत को ठहराने के लिए, ठहराने के लिए लकड़ी की बल्लियां या टुकड़े लिखे आ सकते हैं, बल्लियों, बल्लियों का प्रयोग, बल्लियों मतलब टुकड़े, जैसे ये छत ठहरानी है, ये मकान है, तो यहां पे पहले लकड़ी के है वो लगा दिए जाते थे, लकड़ी से ठहराते थे छतों को, जैसे ये झोंपड़ी है, ठीक है, मकान है इनका, तो यहाँ पे पहले लकड़ी के वो लगाते थे, ठीक है। इनके ऊपर क्या करते थे, फिर यहाँ पर मिट्टी का लेप लगा देते थे, मिट्टी से इसको ढक, मिट्टी के ही बनाते थे, ठीक है। तो मिट्टी का लेप करके छत तैयार कर लेते थे, तो मिट्टी का लेप करके, मिट्टी का लेप करके छत तैयार। अब एग्जामिनर आपके लिए क्या देगा, देखो एग्जामिनर आपको कहां फंसाएगा, एग्जामिनर आपको कहेगा कि कालीबंगा के लोग हैं वो मकान बनाने के लिए केलू का प्रयोग करते थे, तो ये गलत हो गया, कोई केलू नहीं जमाते थे वो, ठीक है। केलू जो होते हैं ना, मिट्टी को पकाकर बनाए जाते हैं केलू, जो अपने दक्षिणी राजस्थान में तो खूब काम में लेते हैं केलू, उनको जमा देते हैं, फिर ईंट की तरह होते हैं, उनको ऊपर जमा देते हैं, तो केलू का प्रयोग नहीं होता था, यहां तो मिट्टी का लेप से ही छत तैयार करते थे, तो ध्यान रखना नोट, ठीक है, कि छत में केलू का प्रयोग नहीं, ये एकदम हमें दे देगा, केलू या केवलू का प्रयोग नहीं था, मिट्टी का लेप, लकड़ियां लगाई, लकड़ियां लगाकर और मिट्टी का लेप कर देते थे। अब देखो एक विशेषता छत की ओर देखो, कि छत से नीचे पानी लाने के लिए, नीचे पानी, सिंगल मंजिली होते थे मकान, क्योंकि मिट्टी की छत है तो सिंगल मंजिली होंगे, छत से नीचे पानी लाने के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग, लकड़ी की नालियों का प्रयोग, विश्व में एकमात्र, विश्व में एकमात्र है ये, विश्व में एकमात्र प्रमाण है ये
कि यहां पर जैसे छत है ना, अब छत पे तो समतल छत है तो पानी भरा जाएगा, तो अपन भी क्या करते हैं, छतों से नीचे नाले लाते हैं। इन्होंने नाले किसके काम में लिए हैं, लकड़ी के। दुनिया में एकमात्र सभ्यता है जिसने लकड़ी के नाले प्रयोग में लिए हैं, लकड़ी की नालियां प्रयोग में ली है। ध्यान रखना, लकड़ी की नालियां इन्होंने जमीन में यूज में नहीं ली है, छत से नीचे पानी लाने के लिए की है। तो विश्व में एकमात्र उदाहरण देखने को मिलता है जहां लकड़ी की नालियों का प्रयोग हुआ है। यह छत की बात हो गई। अब अगर अपन बात करें यहां पर नालियों की, घरों की, तो घरों के जो नालियां होती थी वो कैसी थी, छत ने बात कर ली, नालियां देखो, नालियों की बात करें तो नालियां हैं वो पक्की ईंटों से निर्मित थी, लेकिन सरकार नहीं बनाती थी। जो मुख्य नालियां होती थी घरों के बाहर वाली मुख्य नालियां, वो पक्की ईंटों की होती थी, ईंटों से निर्मित। यानी जो मकान बनाता था, मकान मालिक ही खुद ही अपनी सड़क बना लेता था, वो नाली बना लेता था। देखो क्या है, ये मकान बनाया तो नीचे नाली चाहिए, तो नाली क्या करता था, हम भी जैसे मकान बनाते हैं तो खुद की नालियां बना लेते हैं, उसी प्रकार से पक्की ईंटों की नालियां, लेकिन हमारे सरकार भी बनाती है। यहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हां, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में नालियां कच्ची ईंटों की होती थी। अरे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में नालियां कैसी होती थी, कच्ची ईंटों की होती थी। ये अपवाद है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां नालियां पक्की ईंटों की थी। यहां, क्योंकि यहां सरकार नहीं बनाती थी, खुद ने। भाई पूरे सिंधु घाटी में मकान पक्की ईंटों के हैं, तो इनके भी पक्की ईंटों के हैं। तो मकान पक्की ईंटों के हैं, तो नालियां जब काम चल रहा है तो पक्की ईंटों की बना ली। लेकिन सिंधु घाटी में क्या थी, नालियां सरकार बनाती थी, बहुत शानदार नालियां बनाती थी, बहुत गजब की व्यवस्थाएं थी। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो में चले जाओ, क्या सरकार ने नालियां बनाई है, कच्ची ईंटों की, कच्ची ईंटों के ऊपर से कवर होती थी, सब कुछ व्यवस्थाएं थी। यहां पर नहीं है ऐसा, ठीक है। नालियां तो यहां पर खुद ही बनाई है। तो आपसे ऐसा पूछे ना, तो एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य आपके लिए है, नोट है, कि यहां पर जो सार्वजनिक जल निकासी है उसका अभाव था। सार्वजनिक यानी सरकारी, सार्वजनिक अगर सरकारी होती हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तरह तो कच्ची ईंटों की होती। फिर सार्वजनिक जल निकासी, सार्वजनिक जल निकासी, या मैं कह सकता हूं स्पष्ट जल निकासी, स्पष्ट रूप से कोई जल निकासी मतलब नालियां, जल निकासी मतलब नालियां, नालियों का अभाव था। कहने का मतलब है, देखो इस घर वाले ने क्या किया, अपनी नाली बना ली, इस घर वाले ने क्या किया, अपनी नाली बना ली, ठीक है, लेकिन सार्वजनिक नहीं है। यानी ये नाली का पानी जाता, इस पानी का नाली का पानी जाता, यहां पे जुड़ता, फिर शहर की ये नाली आती, ये नाली आती, फिर ये नाली जा रही है, ये नाली आती, ये नाली आती। तो ये है पूरी स्पष्ट जल निकासी योजना नालियों की। ऐसी योजना आपको मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मिल जाती है, लेकिन यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिलती, क्योंकि एक दूसरे को जोड़ेगी कैसे जब सरकारी नहीं है तो, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखो ये सिंधु घाटी का पार्ट है, लेकिन एग्जामिनर कहां फंसाने का प्रयास करेगा कि जो चीज सिंधु घाटी से अलग है, तो अलग की क्या है, एक तो अलग है कि नालियां यहां पे पक्की ईंटों की थी जो कि वहां पर कच्ची ईंटों की थी, ठीक है। और उसके अलावा लकड़ी की नालियां दुनिया में केवल कालीबंगा को छोड़कर कहीं प्रयोग में नहीं हुई है, पूरी दुनिया में। तो सिंधु घाटी में कहीं नहीं हुई, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई है, ठीक है। ये चीज हो गई, तो ये भी यहां पर अपन को देखने को मिलता है। अब देखो इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो यह जो है आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है कालीबंगा। ये आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल की ये सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है कि इसकी हमें लिखित जानकारी तो मिली है लेकिन अपठनीय है। आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है ये, यहां
की सभ्यता। ठीक है, ये सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल की है। अब आप कहोगे सर आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसकी लिखित जानकारी मिली है किंतु अपठनीय है। यानी कि लिखा हुआ तो मिल गया है, लिखित जानकारी तो है, मिली है, लिखा हुआ मिल गया, लेकिन अपठनीय, हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। अपठनीय क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हमें लिपि की जानकारी नहीं है कि वो कौन सी लिपि में लिखी हुई है। लिपि नहीं पढ़ पा रहे हैं, लिपि की जानकारी नहीं। लिपि कैसी है? एक लिपि का अलग अलग प्रकार होता है। तो यहां पर जो लिपि है वो चित्राक्षर लिपि है, कुछ चित्र बना रखे हैं उन्होंने, इसका प्रयोग किया उन्होंने। जैसे अभी लिपि चल रही है ना, जिसको आप पढ़ रहे हो अभी, ये वर्णाक्षर लिपि है। मैं वर्ण लिख रहा हूं, क ग ग है। अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो ABCD, वो भी वर्ण है। तो अभी जो लिपियां चल रही है उसे वर्णाक्षर लिपि कहते हैं। और जो चित्रों के माध्यम से, जैसे कि यहां ऐसा बना दिया, फिर एक लोगो ऐसा आ गया, फिर एक इस प्रकार आ गया, फिर एक मछली की आकृति आ गई, ठीक है, मछली की आकृति आ गई इस प्रकार। तो ये क्या है? चित्राक्षर लिपि होती है। और ये लिपि यहां पर काम में ली गई है। इस लिपि को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। और लिपि में एक चीज हमें देखने को यह भी मिली कि लिपि में ओवरलिपिंग का प्रयोग है। लिपि की ओवरलिपिंग की गई है। ओवरलिपिंग, ये यहां पर देखा गया कि लिपि की ओवरलिपिंग की गई है। ओवरलिपिंग किसे कहते हैं? ओवरलिपिंग का मतलब होता है कि एक के ऊपर दूसरा अक्षर आ जाना, एक दूसरे पर अक्षर आ जाना, एक दूसरे पर अक्षर। यानी कि ये लिखने का इनका जो तरीका था वो तरीका ऐसा था कि ये जो है वो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ऐसे लिखी जाती थी। तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी और फिर लिपि बाएं से दाएं लिखते थे, तो फिर उल्टा लिखना शुरू करते थे। तो एक के ऊपर एक अक्षर चिपक भी जाते थे, चढ़ भी जाते थे। ठीक है, तो इससे एक आइडिया लगाया गया है। और इस लिपि को पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिपि की कोई जानकारी नहीं है, कोई द्विभाषीय अभिलेख भी हमें नहीं मिला है, इसलिए भी हम लिपि पढ़ने में असफल हुए हैं। अगर हमें कोई ऐसा अभिलेख मिल जाता जिसको अपन पढ़ लेते हैं, दो लिपियों में लिखा हुआ, तो मजा आ जाता। जैसे अशोक के कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो भाई खरोष्टी ब्राह्मी दोनों में हैं, तो अपन ब्राह्मी पढ़ के खरोष्टी की समझ जाते कि ये अक्षर कहना क्या चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम असफल हुए। इस सिंधु घाटी सभ्यता में पूरी में यही लिपि चल रही थी। ये सिंधु घाटी का ही तो अंग है, तो सिंधु घाटी में भी हम लिपि नहीं पढ़ पाए। यहाँ तो फिर वही लिपि यहाँ चल रही है, सिंधु घाटी का ही पार्ट है। जैसे आपको पता है इसी के समय एक सभ्यता हुआ करती थी इराक में, जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता को आज हम बहुत कुछ जान चुके हैं क्योंकि उसकी लिपि पढ़ ली गई है, लेकिन इसकी लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है। इसकी लिपि कैसी थी? इसकी लिपि थी जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो इसकी लिपि ऐसी थी कि पहली लाइन है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो इसकी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये लिपि इस टाइप की थी। तो ये ध्यान रखना है, दाएं से बाएं, मेन चीज ये है। ये लिपि कैसी थी कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लिखी जाती थी। तो ये लिपि थोड़ी सी अलग टाइप की लिपि थी, इसलिए अपन इसको पढ़ नहीं पाए। इस लिपि की आकृति कहीं ना कहीं देखो सर्प से मिलती है, सांप से। पहले दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, तो इसको नाम दिया गया है सर्पाकार लिपि। और ऐसी लिपि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में चली, इसलिए इसे नाम दिया गया है सैंधव लिपि। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता, तो इसे हड़प्पा लिपि भी कह सकते हो। ठीक है, और इसे कहा जाता है भाव चित्रात्मक लिपि। अपने भावों को वो चित्रों के माध्यम से लिखते थे, इसलिए इसे
भाव चित्रात्मक, कि उन्होंने पता नहीं क्या इन चित्रों में अपने भावों को लिखने का प्रयास किया होगा, इसलिए इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है बुस्टोफिदन, बुस्टोफिदन लिपि। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी, इसी वर्ड को कहा जाता है बुस्टोफिदन। और ये नाम दिया था बीबी लाल ने, क्योंकि इसको बीबी लाल ने खोजा था, जो उत्खनन करवा रहा था ना यहाँ का, बीबी लाल ने। तो बीबी लाल ने यहाँ पर जो सिंधु घाटी की लिपि चल रही थी, जो सिंधु घाटी हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मिली, वही लिपि यहाँ पे प्राप्त की, क्योंकि साथ के शहर हैं तो एक जैसे ही चलेंगे। तो आपसे पूछें कि राजस्थान में सिंधु घाटी या सिंधु लिपि या हड़प्पा लिपि की अवशेष कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा में मिलेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी का मेन केंद्र यही है। और किसने खोजे थे? बीबी लाल ने खोजे थे। आखिर ये जो लिपि आखिर हमें मिली कहाँ से, बीबी लाल को कहाँ से मिली, किन चीजों पर लिखी हुई थी ये जो लिपि की जानकारी है वो ज्यादातर जानकारियां मोहरों से मिली है। लिपि की जानकारी, आखिर ये लिपि मिली कहाँ से, तो लिपि की जानकारी मिली है मोहरों से। मोहर क्या होती है? देखो, ये लोग ज्यादातर व्यापार करते थे, तो इसके लिए ये मोहर रखते थे। मोहर की जगह मोहर शब्द ज्यादा यूज में ले लो तो भी सही है, मोहर, ठीक है, मोहर रखते थे ये। मोहर कैसी होती थी? ये होती थी चौकोर या वर्गाकार या कुछ आयताकार भी मिली है, आयताकार एक ही बात है, यानी चौकोर टाइप की होती थी मोहर। इस टाइप की मोहर होती थी ये चौकोर, ठीक है। और इस मोहर पर कुछ निशान लगे हुए होते थे। ये एक तरह से इन व्यापारियों की पहचान थी। जैसे व्यापारी आज भी अपनी सील लगाते हैं, दुकान की मोहर लगाते हैं, कुछ उसमें चिन्ह होता है, कुछ लोगो होता है, वही लोगो यहाँ पर इनके पास होता था। बस ये चीज होती है मोहर। ये मोहर किसकी बनती थी? तो ये मोहर बनती थी सेल खड़ी पत्थर की। ध्यान रखना, आपसे पूछ भी सकते हैं सेल खड़ी पत्थर की मोहर कहां से मिली, सेल खड़ी या स्टेटाइड की बनी हुई होती थी। तो यहां से ये मोहरें प्राप्त हुई है, सेल खड़ी पत्थर या स्टेटाइड की बनी हुई होती थी। चौकोर मोहरें हैं इन लोगों की, सिंधु घाटी की चौकोर ही है, ये सिंधु घाटी के तो लोग हैं, तो इनकी ये लिपि मिली है। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सिंधु घाटी का दूसरा स्थल है, पहला रोपड़ है। भारत में दूसरा स्थल है ये। राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद खोजा गया ये पहला स्थल है। भारत में ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका तीसरा बड़ा है। पहला राखीगढ़ी है, दूसरा धोलावीरा है, तीसरा कालीबंगा है। बसावट है वो समांतर चतुर्भुजाकार है। और अगर बात करें इसके अंदर तो टीले कितने मिले हैं? यहां टीले मिले हैं दो, मुख्य रूप से दो टीले मिले हैं, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। पश्चिमी जो टीला है उसके अंदर एक बस्ती यानी जो किले वाला है और धार्मिक स्थल मिला है। धार्मिक स्थल वाले टीले में क्या था? एक धार्मिक स्थल मिल गया, 7 अग्निवेदियां मिल गई और सीढ़ियां मिल गई। और इसमें बस्ती राजा के जो भी मंत्रीगण है उनके निवास स्थान होंगे। ये दुर्ग टीला है। और इसकी खास बात देखो, दोहरी दीवार है, 1 और 2 दोहरी प्राचीर है। और खास बात देखो, नगर भी कैसा था? दुर्गीकृत था, इसके भी दीवार होती थी। ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर भी नहीं मिला है कि नगर भी दुर्गीकृत हो। हाँ, दुर्ग तो भाई दुर्गीकृत होगा, परकोटा होगा, ये तो किले की विशेषता ही है। लेकिन यहां पर अपन को यह भी दुर्गीकृत मिला है, जो है नगर भी दुर्गीकृत मिला है। आकृति समांतर चतुर्भुज है पूरी कालीबंगा की, ठीक है। अब आगे देखो, गड्डी टीला बता चुका हूं, ऊंचा टीला, गड्डी टीला ऊंचा टीला होता है, ठीक है। और 2 टीले यहां स्थित हैं, 2 टीले यहां पर स्थित हैं। एक बार मैं कैमरे को थोड़ा सा फोकस करता हूं, ठीक है, ताकि आपको ऊपर वाला भी दिखाई दे जाए, ठीक है। गड्डी टीला ऊंचा टीला, 2 टीले मिले इसमें,
दुर्ग स्थित है, दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ है। प्रथम टीला ऊंचा चबूतरा है, धार्मिक अनुष्ठान स्थल है, उस पे चबूतरे पे सीढ़ियां बनी है, उसमें 7 अग्निवेदियां, हवन कुंड है, उनमें हड्डियां मिली है जो बलि देने का प्रमाण है। द्वितीय टीला है जिसमें बस्ती मिली है, कच्ची ईंटों से निर्मित प्राचीर मिली है बस्ती के, कच्ची ईंटों की। पक्की ईंटों की नालियां तो यहाँ पक्की ईंटों की थी। दुर्ग में द्वार उत्तर और दक्षिण, दक्षिण नष्ट हो चुका है, कोई खास बात नहीं। नगर टीला या निचला टीला, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, चीजों को समझो। नगर दुर्गीकृत जो कहीं पर भी नहीं था, प्राचीर युक्त या परकोटा युक्त, कुछ भी कहते, दीवार युक्त। सुनियोजित नगर व्यवस्था थी, गजब की व्यवस्था थी। सड़कें एक दूसरे को चौराहे पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। इसे ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति या चेस बोर्ड पद्धति कहते हैं। ठीक है। मुख्य सड़क, उसकी आदि कॉलोनी की सड़क, उसकी आदि गली की सड़क। मुख्य सड़क का जहां नाप 7.2 मीटर था, कॉलोनी का 3.6 मीटर था, गली का 1.8 मीटर था। और ये इस प्रकार की सड़कें होती थी, मुख्य, कॉलोनी की और गली। अब घरों की बात करते हैं तो दरवाजे एकदम छाया चित्र बना लो कि आप इस सभ्यता के अंदर घूम रहे हो। जब तक छाया चित्र नहीं बनाओगे, जब तक सोचोगे नहीं, तब तक भूल जाओगे कि हाँ इस प्रकार के मकान होते थे, इस प्रकार के चीजें होती थी। तो दरवाजे गली की सड़क में खुलते हैं। प्रारंभ में कच्ची ईंटों से निर्मित। उपनाम दीनहीन बस्ती, कच्ची ईंटें भी मिली है, मैंने कहा ना प्रारंभ में, क्योंकि यहां पहले लोग बस चुके थे और वो नष्ट हो चुके थे। उसके बाद में सिंधु घाटी के साथ बसे थे। तो पुराने जो लोग थे वो तो कच्ची ईंटों के मकानों में रहते थे। इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। बाद में पक्की ईंटों की, जब सिंधु घाटी के साथ चले तब पक्की ईंटों के ही चले। शौचालय, कुएं, रसोई घर वगैरह भी मिले। कुएं भी मिले तो वो पक्की ईंटों से थे, क्योंकि मकानों के साथ सब पक्की ईंटों का ही निर्माण हो रहा है। छतें समतल होती थी और छत को ठहराने के लिए लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग करते थे और उस पर फिर मिट्टी का लेप करके छत तैयार करते थे। छत में कोई केलुकार प्रयोग नहीं होता था, मिट्टी के लेप से तैयार होती थी। छत से नीचे पानी लाने के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग। छत से नीचे पानी लाने के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग, जो विश्व में एकमात्र है। नालियां, मुख्य नालियां पक्की ईंटों से निर्मित। सार्वजनिक जल निकासी, स्पष्ट जल निकासी, नालियों का यहां पर क्या था, अभाव था। सार्वजनिक नहीं थी, खुद ही बनाओ पक्की ईंटों की, क्योंकि कालीबंगा में तो पक्की ईंटों की खुद ही बनानी पड़ रही है, सार्वजनिक है नहीं। लेकिन हड़प्पा मोहनजोदड़ो हमने देखा तो वहां नालियां कच्ची ईंटों की है। ये स्पष्ट ध्यान रखना, इंडियन हिस्ट्री वाले बच्चे अच्छी तरह से ध्यान रखना कि सिंधु सभ्यता में नालियां कच्ची ईंटों की है, केवल कालीबंगा को छोड़कर। इन्होंने पक्की बनाई है। यहाँ सार्वजनिक जल निकासी का अभाव है, नहीं है सार्वजनिक। होती तो सरकार कच्ची ईंटों की बनाती। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि लिखा हुआ तो मिल जाता है, लेकिन उसको अगर हम पढ़ नहीं पाए तो वो कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसा ही यहाँ हुआ है, लिखित जानकारी लिखा हुआ मिल गया, लेकिन अपठनीय है, उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिपि की जानकारी नहीं है। लिपि में क्या है, चित्राक्षर लिपि का प्रयोग किया गया है, चित्रों के माध्यम से। जैसे मैं अभी वर्णाक्षर लिपि का प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे कई सभ्यताएं ऐसी थी जिसमें किलाक्षर लिपि का उपयोग किया गया था। अलग अलग लिपियां। लिपि की ओवरलिपिंग, एक दूसरे पर अक्षर आ गए जिससे पता चल रहा है कि ये दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो पहले आपसे पूछे ये लिपि कैसे लिखी जाती, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, तो आपको दाएं से बाएं करना है, पहली लाइन को सही मानना है। दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ऐसे लिख के, ऐसे लिख के, ऐसे लिख के। तो ये कैसा सर्प की आकृति बन गई। तो यहां की लिपि को आप सर्पाकार कर दो, कोई बात नहीं। सेंधव लिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी ही लिपि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में मिली, इसलिए इसके पूरे का नाम सेंधव लिपि है या हड़प्पा लिपि है। और इसे ही कहा जाता है भाव चित्रात्मक, क्योंकि अपने भावों को वो चित्रों के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे थे। इसे बुस्टोफिदन कहा जाता है। बीबी लाल ने जब शब्दों की ओवरलिपिंग देखी, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं का पता लगाया बीबी लाल ने, तब उसने एक वर्ड दिया जिसका अर्थ ही होता है बुस्टोफिदन, अंग्रेजी वर्ड है। लिपि की जानकारी, आखिर ये लिपि मिलती कहाँ थी? मोहर से। मोहर क्या होती थी मैंने बता दी, चौकोर व्यापारियों की एक पहचान सील होती थी। अलग अलग व्यापारी अपनी अलग अलग मोहर रखते थे।
उसी मोहर को कहते थे। चौकोर होती थी, ठीक है, निशानदेह करने के लिए मोहर, जैसे आज भी दुकानें ऑफिस वाले अपनी मोहर रखते हैं, वही चीज थी। सेल खड़ी पत्थर की थी, तो उस मोहर पे जो निशान, जो लिपि लिखी जाती थी, उससे पता चल गया, वहां से ये लिपि मिली है। कुछ मर्दबांडों से भी मिली है, लेकिन ज्यादातर मोहरों से मिली है। सेल खड़ी पत्थर की बनती थी। यहां आपसे पूछ से कि सेल खड़ी मोहर कहां मिली है, तो कालीबंगा से मिली है।